इंडियन, हिंदुस्तानी, भारतीय या सेनापति, ये कहानी सिर्फ उस एक शख्स की है जिसको आखिरी बार हमने 1996 में देखा था। एंड इसी लेजेंड को कंटिन्यू करते हुए एस शंकर ने पूरे 24 साल के बाद हिंदुस्तानी को स्क्रीन पे रिटर्न किया हुआ है। एंड इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस हिंदुस्तानी 1 मूवी को रिव्यू किया जाए। मैंने बचपन में इस मूवी को देखा हुआ था एंड मेरी यादें विविडली हैं मेरे दिमाग में, जिसको लेकर एक बात तो स्पेशल सी है कि अगर आप बचपन में कोई मूवी देखते हो और उसको बड़े होने के बाद देखते हो तो उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा अलग होता है। जहां पे इस मूवी की कोर वैल्यूज स्केरी तौर से आज भी भाई रेलेवेंट है। जिसके साथ डायरेक्टली भाई मूवी की कहानी के बारे में बात करें तो हाँ भाई, इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होंगे, तो ध्यान देके चलना। जहां भाई अपनी हिंदुस्तानी की कहानी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट की कहानी को दर्शाती है, जहां पे सेनापति आजाद भारत देश का एक विजिलेंटी हीरो है, एक पनिशर है जो मुजरिमों को, स्पेशली करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारी देता है। जिसकी कहानी को समझने के लिए आपको सेनापति के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1910 में ये पैदा हुए, विच मीन्स कि 2024 में ये 106 साल के होंगे। ये काफी रिडिकुलस है। जहां भाई आजादी की लड़ाई में ये बहुत बड़ा इनका योगदान रहा। ये कहानी में अपने एक एक्सट्रीम फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने आगे चल के आजाद हिंद फौज को भी ज्वाइन किया। जहां भाई इनकी स्पेशलिटी है मार्शल आर्ट्स एंड वर्म कला। एंड ये वर्म कला बहुत ही यूनिक सी चीज है, क्योंकि भाई एक्चुअली में ये एक मेडिसिनल एंड मार्शल आर्ट्स का एक फॉर्म है जो कि अपनी एक एंशिएंट इंडियन विद्या को भाई रिप्रेजेंट करता है। एंड उसकी टीचिंग्स तो ऑलमोस्ट खो ही चुकी हैं। एंड सपोजिटली सेनापति ही उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से है। वो उस आर्ट फॉर्म को पूरी तरीके से समझते हैं, जिसे वो किसी भी शख्स के नर्वस सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, उसे पैरालाइज कर सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं। जो कि भाई ऑनेस्टली देखने में काफी क्रिंजी लगता है कि भाई व्हाट द फक इज हैपनिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स आपको फील नहीं होते अपने हीरो की तरफ से। जहां मैं इस आर्ट फॉर्म पे बिल्कुल भी सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, तो भाई ऑफेंड मत होना, क्योंकि मेरे बोलने का भाव ये है कि आर्ट फॉर्म इतना पुराना है कि खो चुका है। विच मीन्स कि भाई आज के लोग जिस तरीके से इस आर्ट फॉर्म को देखते हैं, एस शंकर ने जैसे इस तरीके के आर्ट फॉर्म को देखा हुआ है, वो उसको बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता। जब इसके अपने कमल हसन एक्शन करते हुए नजर आते हैं तो वो देखने में काफी चीजी लगता है। अब खैर, सेनापति की लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी से भरी हुई है। इन्होंने भाई 3 घंटे की मूवी में काफी लंबा चौड़ा अपना नैरेटिव दिया हुआ है हमारे पास, जहां पे भाई पहले तो भाई शिंडर्स लिस्ट से इंस्पायर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में एक पूरा फ्लैशबैक का सीक्वेंस चलता है, जहां भाई अपने सेनापति अपने प्राइम में पहले एक एक्सट्रीम वाले फ्रीडम फाइटर थे एंड रोज अपनी डीड्स कर रहे थे। जहां भाई इन्होंने एक बैडी को बैक करने के लिए भी ट्राई किया एंड कर भी लिया, क्योंकि भाई उनका एक ट्रॉमा बॉन्डिंग वाला इवेंट भी हुआ था। जहां भाई अपने सेनापति की धर्म पत्नी एक स्वतंत्रता सेनानी थी अपने समय में। जहां भाई एक दिन अंग्रेजों ने एक ग्रुप ऑफ महिलाओं को जो प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके कपड़े उतार के उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया। जिसके आगे चलते हुए जब सबने खुद को अनअलाइव कर लिया था, तो भाई अपनी ये बैडी मतलब कि सेनापति की धर्म पत्नी ने खुद को अनअलाइव करने वाले इवेंट को जब डिले किया, तो अपने सेनापति ने उन्हें काफी समझाया बुझाया एंड बोला कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। जिसको लेकर वो पूरा सीक्वेंस काफी हार्ट रिंचिंग है। आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि ब्रो यार मैं क्या देख रहा हूं, वो पेन फील होता है। जिसके बाद सेनापति ने अपनी पसंदीदा औरत का भाई अपमान का बदला लिया और अंग्रेजों के ऑफिस में घुस के सबको मार दिया, जिसके चलते बहुत ही बड़ी बाउंटी भी उनके ऊपर चढ़ गई। और भाई अब उसके बाद उनके लिए सिर्फ बड़ा ही काम बचा हुआ था, जिसके चलते उन्होंने आजाद हिंद फौज को भी ज्वाइन कर लिया अपने नेताजी के साथ। एंड जो भी हमें रिकॉर्डेड ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर भी जो ब्लैक एंड व्हाइट के सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, वो फॉरेस्ट गम के सीक्वेंसेस से इंस्पायर्ड है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं जिस तरीके से शंकर ने दिखाया है। मैं वो 1996 में बाउंड्रीज को पुश करते हुए देख पा रहा था एंड उसी चीज को देखते हुए मैं 100 सलाम उन्हें देना चाहूंगा, क्योंकि भाई वो जेन्युइनली अच्छा लगता है कि भाई आप कुछ बढ़िया कर रहे हो। फिर जब अपनी आगे कहानी में जंग के दौरान में अपने सेनापति एक आत्मघाती हमला अंग्रेजों पे करना चाह रहे थे, तो भाई उन्हें पकड़ लिया जाता है और जब तक उन्हें टॉर्चर किया जाता है, देश आजाद हो जाता है। एंड फिर वो जब वापस भाग के अपने गांव आते हैं, तो उन्होंने भाई अपनी पसंदीदा औरत से शादी की एंड फिर सब कुछ कुशल मंगल चलने लगा। जिसके बाद यहां से शुरू होती है सेनापति की जिंदगी के दूसरे ड्रामा, एक दूसरा अध्याय पूरी नई कहानी के साथ। उनकी उम्र हो चुकी है अराउंड 70 साल की। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, एंड वो दोनों भी प्राइम में हैं। एंड सेनापति अपनी उसूलों को लेकर बहुत ही सख्त है, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। जहां भाई आगे कहानी में उन्होंने एक
नौकरी के लिए 20,000 घूस देने को एकदम मना ही कर दिया। किसी का वो हक नहीं खाएंगे, टैलेंट पे और हार्ड वर्क पे ही भाई अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करते हैं एंड बेईमानी को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। एंड इन्हीं विचारों के चलते इनके बेटे ने भाई अपने पिताजी का घर छोड़ के शहर में भाई अपना घर बसा लिया, जो कि भाई उनका बेटा भी एकदम डिट्टो कमल हसन जैसा ही दिखता है। एंड उसकी भी भाई एक अपनी अलग ही कहानी चल रही है। अपने कैरेक्टर का नाम है चंद्रू। वो आरटीओ में एक बाबू की नौकरी करने के लिए उर्मिला मातोंडकर के घर पे कई सारे नौकरों वाले काम करता है ताकि उसे फ्यूचर में वो नौकरी मिल सके। एंड साइड में वो आरटीओ के बाहर अपनी दुकान भी चलाता है, मतलब उसी मालिक के नीचे में ही रह के कि भाई उसका वो फायदा कराएगा ताकि उसको आगे चल के वो जॉब मिल पाए। अपना चंद्रू आरटीओ के बाहर बैठ के वहां पे सारे पेपर्स को कंप्लीट करने वाली दलाली करता है कि सबका काम जल्दी से करवा दूंगा। एंड फिर उसके भी साइड में सेनापति का बेटा यानी कि अपना यही चंद्रू मनीषा कोइराला यानी कि ऐश्वर्या को भी सेट करके रखा हुआ है कि मैं भविष्य में तुम्ही से शादी करूंगा। एंड बाजू में अपनी साइड चिक के साथ तो मैं ऐसे ही गुलू गुलू कर रहा हूं क्योंकि वो मेरी मजबूरी है। जहां मैं भाई पर्सनली कमल हसन का ये विजन देख के मुझे पसंद आया कि पिक्चर में एक नहीं बल्कि तीन हीरोइन है उनके पास। जहां पे मैं जब तक मनीषा कोइराला एंड उर्मिला मातोंडकर में कंफ्यूज ही था, सेनापति का फ्यूज हिल जाता है क्योंकि भाई एक ट्रैजिक इवेंट हुआ उनकी जिंदगी में जहां पे भाई उनके एक फायर एक्सीडेंट में उनकी एक लौती बेटी को 3rd डिग्री बर्न्स होते हैं और डॉक्टर्स को 500 रुपए घूस ना देने की वजह से उनकी बेटी की जान चली जाती है। क्योंकि भाई जब तक वो पीछे से बाकी अपने पुलिस रिपोर्ट पेपर वर्क को कंप्लीट कराने के लिए भागे दौड़े रहते ही थे, तब तक भाई वो और भी घूस बढ़ती चली जाती थी और इनकी बेटी तब तक जा चुकी थी क्योंकि भाई इन्होंने अपने उसूल, आदर्श, स्वाभिमान को अपनी छाती से लगा के बैठा हुआ था। और वो सीन इतना गंदा आपको हिट करता है कि भाई एक बच्चा भी इमोशनल हो जाए। बहुत बहुत हार्ड सीन था वो, जिसकी वजह से वो अपनी विजिलेंटी स्प्री पे निकलते हैं कि एक एक कर कर उस हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को वो जान से मार देंगे जिन्होंने इस करप्शन की वजह से समाज ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी खराब की है। एंड स्पॉइलर अलर्ट, एंड में उन्होंने अपनी बेटी की भी जान ले ली क्योंकि भाई उनका बेटा भाई आरटीओ में ऑफिसर बनने के बाद बिना देखे ही एक बस के फिटनेस को पास कर देता है, जिसको लेकर आगे चलकर मूवी के 3rd एक्ट में 40 बच्चों की जान जाती है। एंड फिर सेनापति भाई वापस भी आते हैं अपने बेटे को मारने के लिए। एंड फिर एक बहुत ही अलग ही कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलता है कि सेनापति को एक शॉकर फील होता है जब उनके बेटे ने उनके सिर पे एक स्टूल चला के फेंका हुआ था और फिर उन्हें गालियां दी हुई थी। आई मीन वो एक मोमेंट था जहां पे सेनापति ने एकदम डिसाइड कर लिया था कि मेरा खून है तो क्या हुआ, मगर अब ये मरना डिजर्व करता है, ये एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। जो कि भाई काफी शॉकर इवेंट था पूरा 3rd एक्ट की, मतलब होगा कि नहीं होगा, एंड फाइनली हो गया। तो शॉक आपको अंदर से काफी फील होता है कि ब्रो सेनापति ने कर दिया, आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जिसको लेकर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि अपनी 3 घंटे की लेंथ में अपने क्लाइमैक्स एंड करते हुए मूवी को वो काफी रश तरीके से प्रेजेंट किए हुए हैं, वो काफी जल्दी खत्म हो गया। उन्होंने अपने बेटे को मारने के बाद लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का इमोशनल मोमेंट रखा हुआ था, एक रियलाइजेशन वाला सीन कि भाई उनका बेटा मारा गया। एंड फिर सीन कट हो जाता है जिसके बाद सेनापति हांगकांग में होते हैं, फिर मैसेज दे रहे होते हैं, फिर पिक्चर एंड यही कंप्लेन मेरी मूवी से है। एंड आई थिंक ये एक लौती कंप्लेन होगी कि भाई अपार्ट फ्रॉम ऑल दी ओवर द टॉप चीजी कैंपी स्टफ, मैं बिल्कुल भी वो माइंड नहीं करता। मुझे एंडिंग थोड़ी सी और थोड़ी बढ़ाई जा सकती थी कि भाई मैं वहां पे थोड़ा और फील कर सकता था और मैं वहां पे जेन्युइनली फील करना चाहता था। अगर आप दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। मुझे जेन्युइनली रश्ड फील हुआ क्योंकि भाई उनके बेटे का मरना वो कोई छोटा इवेंट नहीं था, वो थोड़ा सा फुटेज मरने के बाद तो डिजर्व करता ही था। एंड साथ ही साथ सिर्फ वही नहीं बल्कि मैं बाकी कैरेक्टर्स के भी थोड़े से पर्सपेक्टिव में फील करना चाह रहा था, जैसे कि भाई मनीषा और उर्मिला कैरेक्टर्स, अपने चंद्रू की माँ का कैरेक्टर, भाई वो चीजें एक आई थिंक एक अलग से वेट डाल सकती थी कहानी में। अब खैर नहीं किया सो नहीं किया, अब क्या ही रोएं इसके बारे में। बट या इन्हीं बातों के साथ मैं भाई अपने डायरेक्टर एस शंकर की बात स्पेशली यहाँ पे करना चाहूंगा। बंदा अपने टाइम से बहुत आगे का है। इनको भाई मैं बोलता हूँ मरने बिल्कुल मत देना, इनका दिमाग निकाल कर किसी रोबोट में डालकर प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि भविष्य में और भी क्रिएटिवली हम यूज कर सके। इन्होंने अपनी पिक्चर में प्लेन उड़ा दिया है, नोलन की तरह तोड़ा नहीं है, प्रिटेंड नहीं किया तोड़ने को, उड़ा ही दिया, वो भी 1996 में। एंड भाई क्या डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या कोल्ड प्ले के गाने, इन्होंने अपने गानों में पैरालैक्स इफेक्ट डाला हुआ है। इन्होंने भाई आदमी को चील बना दिया क्योंकि वो कर सकते हैं। उन्होंने स्पेस सूट्स पहना के डांस करवाया, क्यों करवाया? क्योंकि वो कर सकते हैं। इन्होंने विक्टोरियन एरा में डांस करवाया, क्यों कराया? क्योंकि वो कर सकते हैं। बंदा इतना वाइल्ड एंड मैक्सिमलिस्ट है अपनी विजुअल चॉइसेस को लेकर कि रिडिकुलसनेस तो फील होती ही आपको, बट इट ऑल्सो इंस्पायर्स कि भाई मैंने तो ये तक कर दिया, तुम ये भी नहीं कर सकते। ये ऐसा फील होता है। ये लिटरली उसी स्टेटमेंट की तरह शंकर की पूरी फिल्मोग्राफी फील होती है
कि ये रोड की नींव मैंने भरी है जिस पे आज बाकी सारे फिल्म मेकर्स दौड़ रहे हैं। एंड यही बात नहीं है कि सिर्फ विजुअली आपको ये इंप्रेस करती है, बल्कि भाई नैरेटिव वाइज भी बहुत ही मेटिकुलस है। अपने विजिलेंटी को इन्होंने अपनी पूरी बैक स्टोरी प्रॉपर तरीके से बिल्डअप दिया हुआ है, उसकी हाइट, कलर, स्पेशल एबिलिटीज, एफिलिएशंस, कंप्यूटर की भाई दिखाना। 1996 में इन्होंने स्क्रीन प्ले भाई बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, अपने कैरेक्टर को प्रॉपर विजन दिया हुआ है प्रेजेंट करने से पहले कि हाँ भाई पेपर में आने से पहले वो होगा क्या, इस तरीके की क्लैरिटी नजर आती है इनके कैरेक्टर्स में। और साथ ही में इन्होंने भाई अपनी इस मैक्सिमलिस्ट सुपर पावर को एक अच्छे सोशल मैसेज के साथ भी रैप करके प्रेजेंट किया है कि हमारे समाज के किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और इस सारे गंदगी को रोकने के लिए हमें एक पनिशर, एक सेनापति की जरूरत है। अब देखो इस वीडियो में डेडिकेटेडली मोरल फिलॉसफी के बारे में तो बात नहीं करूंगा, बट मैं इनर लेवल पे मैं बात समझ पाता हूं कि कुछ लोग, कुछ इंसान जिंदगी में माफी डिजर्व नहीं करते, चाहे आप उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुका रहे हो। इनके साथ में भाई मूवी के एक्टर कमल हसन के क्राफ्ट की भाई मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने उम्र दराज सेनापति के रोल को बखूबी समझा है और भाई कायदे से होमवर्क करके आए हैं। उनका भाई चाल, हाव भाव, हाथों की वाइब्रेशंस और जो बात आप एक 70 साल के वृद्ध से एक्सपेक्ट करते हो, कमल हसन नेल्ड इट प्रॉपरली। बंदा अगर इतनी मेहनत कर रहा है अपने एक रोल के लिए तो 2 क्या 4 40 हीरोइंस भी डिजर्व करता है। वही भाई मनीषा कोइराला एंड उर्मिला मातोंडकर को देखते समय आधे टाइम तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ही था, बट धीरे धीरे चीजें क्लियर हो पाई। जहां भाई ऐश्वर्या काम और टीम्ड है और वहीं सपना अपनी मॉडर्न वुमेन को दर्शाती है जो कि भाई फोटोग्राफी और मॉडर्निटी में विश्वास रखती है, जो कि भाई आप ये कह सकते हो कि भाई चंद्रू की वो साइड चिक थी और वो ये बात बिल्कुल समझती भी थी सपना, क्योंकि भाई जब शादी की बात आती है तो सबको ऐश्वर्या ही चाहिए। अब खैर भाई दोनों एक्ट्रेसेस ने अपने अपने कैरेक्टर्स को समझा और उन्हें बखूबी निभाया, जहां पे भाई मैं फील करता हूं कि उनके लिए थोड़ा और अगर उन्हें फुटेज मिल जाती उनके परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हुए तो थोड़ा सा बेटर होता, क्योंकि वो म्यूजिक वीडियोस और थोड़ा सा चीकी पन्ने में ही निकल जाती हैं, जो कि मैं माइंड नहीं करता, बट वो सेक्सीनेस एक अपील के लिए रखी गई हैं ऐसा फील होता है। क्योंकि भाई इतना बिल्डअप देने के बाद एस शंकर ने ज़रूरी नहीं समझा कि भाई अपनी 3 घंटे की लेंथ में भी उन्हें आखिर में एक थोड़ा सा क्लोजर ही सही थोड़ा सा फुटेज दे दिए होते ताकि एक फील करने के लिए भी मोमेंट मिल जाता, जिसकी वजह से एक ऐसा फील होता है कि आपने दोनों एक्ट्रेसेस को किसी कॉमिक कैरेक्टर की तरह रखा हुआ है जो कि भाई अपने आप को प्रेजेंट करता है, ह्यूमर भी है, अच्छा भी लगता है, सबको पसंद भी आता है, बट बहुत ज़रूरी नहीं है, वो निकल जाता है वहाँ से। जिसके साथ मूवी को लेकर एक और बात अटैच होती है कि मूवी अपनी इमोशंस को लेकर कोई मिडिल ग्राउंड होल्ड नहीं करती। मतलब कि जहाँ कॉमेडी दिखानी है वहाँ पे भाई ह्यूमर पूरा दबा के चलेगा, वो पूरा ह्यूमर चीजी, ओवर द टॉप, क्रिंजी जाएगा, बट जहाँ पे भाई इमोशनल सीन्स की भी बात होती है तौबा यार, वहाँ पे भाई ये एक्सट्रीम जाते हैं। जहाँ चाहे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ह्यूमिलिएशन वाला सीन हो, जहाँ चाहे भाई वो बारिश में वो हॉस्पिटल वाला सीन हो, इवन भाई अपनी शुरू में जब अपनी अरुणा ईरानी, जिनका शुरू में ही रोल एक स्टैब्लिशमेंट रोल के तौर पे दिखाता है अपने समाज के पर्सपेक्टिव से, अपने हिंदी वाले वर्जन में स्पेशली उनकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी आपको हिट होती है कि भाई यार कि अभी तो मूवी शुरू ही हुई है और इतना बड़ा बोझ आपको ये देके जा रहे हैं कि भाई मजबूरी क्या होती है वो आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड यही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जब इन्हें एक्सट्रीम्स में जाने की बात आती है तो अगर ये ह्यूमर साइड के एक्सट्रीम में जा रहे हैं तो भाई ये दूसरे साइड के एक्सट्रीम में भी जाने में हिचकते नहीं हैं, वो पूरा फुल थ्रॉटल के साथ जाते हैं। जिसको लेकर इसके पार्ट 2 और 3 का मुझे कोई ऐसे खास आइडिया नहीं है कि क्या ये अपने क्लासिक की आज भी सेम वैल्यूज होल्ड कर पाएगी कि नहीं, बट आई थिंक ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि आयरॉनिकली मूवी का सब्जेक्ट मैटर आज भी रेलिवेंट है। बट भाई इसका प्रेजेंटेशन आज के मॉडर्न ऑडियंस के लिए पैलेटेबल भाई होगा कि नहीं, वो बात थोड़ी सी सोचने वाली है। क्योंकि भाई एस शंकर ने जब 1996 में अपनी जवानी के पीक में यह मूवी बनाई हुई थी तो भाई वो यूथ के माइंडसेट में थे, वो उनसे और भी क्लोजली कनेक्टेड थे। बट दिस टाइम हिंदुस्तानी 2 के ट्रेलर को देख के क्या फील होता है कि भाई वो कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरा स्टूडेंट पावर यूनियन चीजों को दिखाया हुआ है, जिसको भाई सीरियसली लेना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां पे भाई अपने बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब खैर ओवरऑल हिंदुस्तानी 2 के बारे में बोले तो इट्स इंडीड अ क्लासिक। वो जितना भी चीजी तरीके से कमल हसन का एक्शन हमें नजर आता है वो पूरा फुल डेडिकेशन के साथ है, आप उसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेते हो, जिसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने प्रैक्टिकल रीजंस भी दिए हुए हैं। एंड स्टोरी वाइज भी भाई आप इसमें खोए रहते हो, अपनी 3 घंटे की लोर में आप सुनना चाहते हो। इट्स अबाउट अ लेजेंड, एक सुपर हीरो की दुनिया के बारे में पता चल रहा है जो कि भाई समाज को बदल रहा है, जहां भाई साथ ही साथ मूवी मासी है, सेक्सी है। इनका भाई पहला गाना ही भाई कंप्रेशन शॉट्स के साथ इन्होंने डांस करते हुए दिखाया हुआ है,
तो भाई दे ऑल्सो केयर अबाउट द कॉमर्शियल साइड ऑफ द क्राफ्ट एंड साथ ही साथ शिंडलर्स लिस्ट जैसे भाई मूवीज के बारे में भी बात की हुई है कि आर्ट हाउस सिनेमा और सिनेमा वाली वो इज्जत भी रखना चाहते हैं कि लोग इन्हें हल्के में ना ले। वो उन चीजों को रिक्रिएट करने की भी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि भाई मुझे वो आर्ट हाउस सिनेमा तो चाहिए ही, पर साथ ही साथ भाई मैं प्लेन भी उड़ाना चाहता हूं। और ये चीज की बंदे ने अपनी करियर की तीसरी पिक्चर में। आई मीन हम आज पैन इंडिया मूवीज की बात कर रहे हैं, बट एस शंकर पैन इंडिया मूवीज बहुत पहले से बनाते हुए आ रहे हैं। उन्होंने भाई हिंदी वर्जन के लिए अलग से शूटिंग की, अलग एक्टर्स के साथ, और रीजनल वर्जन के लिए एक अलग वेरिएंट मौजूद है। ये सब करने को कोशिश किया, अचीव किया अपने टाइम में, एंड ये प्रेजेंटेशन ही इन्हें क्लासिक का खिताब देता है। खैर, तुम अपने ओपिनियन जरूर से बताना कि अगर तुमने हिंदुस्तानी 1996 वाली विजिट की है तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, और अगर आपने ओरिजिनल इसकी रीजनल वर्जन वाली देखी है तो उसमें क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड या हिंदुस्तानी 2 और 3 से तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी बताना। बाकी तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।